नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम प्रशासकीय पत्राचार के विविध रूप पढ़ रहे हैं और प्रशासकीय पत्राचार के इन विविध रूपों में आज की कक्षा में हम अधिसूचना के बारे में पढ़ेंगे कि अधिसूचना क्या है, अधिसूचना कैसे लिखी जाती है, अधिसूचना को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सभी का वर्णन हम यहाँ करेंगे। प्रशासकीय पत्राचारों में अधिसूचना का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होती हैं। जो हमारा गज़ट होता है भारत का, उस गज़ट में प्रकाशित होती हैं। आइए हम जानते हैं अधिसूचना के बारे में और अधिसूचना के लिखने के तरीके के बारे में। शासन की ओर से जनसाधारण के सूचनार्थ या सरकारी कार्यालयों, तत्संबंधी अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी के लिए केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकारों द्वारा जो घोषणाएं उनके राजपत्रों में प्रकाशित होती हैं, उन्हें अधिसूचना कहा जाता है। इनका उपयोग सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, अवकाश, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, अधिनियमों, आदेशों और अधिकारियों के कार्यकारी अधिकारों आदि की सूचना देने के लिए किया जाता है। सांविधिक नियमों तथा आदेशों की घोषणा और शक्तियों के सौंपे जाने आदि को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना के रूप में ही भेजा जाता है। ये जितने भी कारण हमने अभी गिनाए हैं, इन सभी के होने पर अधिसूचना लिखी जाती है, क्योंकि वो एक सरकारी कार्य है और उसका रिकॉर्ड रहना ज़रूरी होता है। अधिसूचना भेजते समय ये स्पष्ट उल्लेख किया जाता है कि वह गज़ट के किस भाग में प्रकाशित की जाए। भारतीय गज़ट 4 भागों में नई दिल्ली भाग 1 तथा 2 एवं शिमला भाग 3 तथा 4 प्रकाशित होते हैं। हमारा जो राजपत्र है, भारतीय राजपत्र, वो 4 भागों में प्रकाशित होता है। पहला और दूसरा भाग दिल्ली में और तीसरा और चौथा भाग शिमला से प्रकाशित होता है। ये सूचनाएं किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष को संबोधित करके नहीं लिखी जाती हैं। ये अधिसूचनाएं अन्य पुरुष में लिखी जाती हैं और इसमें संख्या, मंत्रालय अथवा विभाग का नाम, प्रेषक के हस्ताक्षर तथा उसके पद नाम का उल्लेख रहता है। इसमें शीर्षक के अंतर्गत प्रेषक और प्राप्ता का उल्लेख नहीं किया जाता। ये जितनी भी बातें हैं, ये हमें ध्यान में रखनी हैं अधिसूचना लिखते समय कि अधिसूचना अन्य पुरुष में लिखी जानी चाहिए, उसमें प्रेषक का नाम नहीं आना चाहिए और किसी भेजी जा रही प्राप्ता, उसका भी नाम उसके अंदर नहीं आना चाहिए। इसमें संबोधन और अधोलेख भी नहीं होते, इसमें कोई संबोधन नहीं किया जाता है। इसमें भी संकल्प की भांति संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। इसके मसौदे में भी काट छांट, लिखे पर लिखना, यहाँ तक कि हस्ताक्षर के साथ भी संशोधन नहीं होना चाहिए।
और भारत के गज़ट में जो चीज़ें छपेगी उन चीज़ों में कोई काट छाँट नहीं होनी चाहिए, लिखे हुए के ऊपर लिखा होना नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि जो हस्ताक्षर है उनमें भी कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। मसौदे की प्रथम टाइप प्रति ही प्रेस में भेजनी चाहिए। कार्बन प्रति या साइक्लोस्टाइल प्रति नहीं भेजी जानी चाहिए। इस पर सक्षम अधिकारी के ही हस्ताक्षर होने चाहिए। किसी और व्यक्ति के हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी के लिए नहीं चल सकते। हस्ताक्षर स्याही से ही होने चाहिए। प्रकाशन के लिए भेजे जाने वाली अधिसूचनाओं में इस बारे में साफ साफ आदेश होना चाहिए कि उन्हें राजपत्र के कौन से भाग के कौन से खंड में कब प्रकाशित किया जाना है। मतलब अधिसूचना भेजते समय ये ध्यान रखना चाहिए जितने भी नियम कायदे हैं उनका, और उस पर स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि ये भारत के राजपत्र के कौन से भाग के कौन से खंड में और कब प्रकाशित की जानी है। आइए इसके बाद हम जानते हैं अधिसूचना लिखने के नमूने को, कि अधिसूचना कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले उसमें ऊपर लिखा जाएगा अधिसूचना, फिर नमूना कि भारत के राजपत्र भाग 1 खंड 2 में प्रकाशन के लिए जिस भी राजपत्र के जिस भाग में छपना है, जिस खंड में छपना, उसका उल्लेख करना यहाँ आवश्यक है। और जहाँ से भेजा जा रहा है, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, और उसके दूसरी तरफ उसकी दिनांक आएगी, तारीख आएगी, जिस तारीख को भेजी जा रही है। उसके बाद अधिसूचना का नमूना इस प्रकार से होगा कि उसकी संख्या लिखी जाएगी। जैसे यहाँ हम उदाहरण दे रहे हैं, संख्या 3181/10/84। श्री गणेश शेट्टी, जिनका स्थानांतरण विधि मंत्रालय में हो गया है, के स्थान पर श्री अरुण बालिगा, अवर सचिव, गृह मंत्रालय को इसी मंत्रालय में स्थानापन्न उप सचिव नियुक्त किया जाता है। किसी एक व्यक्ति का तबादला हुआ, स्थानांतरण हुआ, उसकी जगह दूसरे व्यक्ति की जो नियुक्ति होती है उसका आदेश ये है और उसे गजट के अंदर प्रकाशित होना है। नीचे जो सचिव होगा उसका नाम आएगा, जो भी है। यहाँ एक उदाहरण के लिए सुनील वाघ का नाम है, तो सुनील वाघ सह सचिव, भारत सरकार। उसके दूसरे पर आएगा सेवा में प्रबंधक, भारत सरकार, प्रेस। नीचे नई दिल्ली, क्रमांक जो भी हैं नई दिल्ली, और साथ ही तारीख। प्रतिलिपि सूचना के लिए निम्नलिखित को भेजी गई। जिन जिन को ये प्रतिलिपि सूचना के लिए भेजी जानी है उन सब का नामोल्लेख यहाँ आएगा, और अंत में आएगा जो अवर सचिव जो है उसका नाम। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए फिलिप वेंगसरकर है, अवर सचिव, भारत सरकार। इस प्रकार से अधिसूचना लिखी जाती है और यह अधिसूचना उसके बाद प्रकाशित होती है। तो ये था अधिसूचना लिखने का एक नमूना, एक तरीका। और अधिसूचना लिखते समय हमें किन किन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ हमने बताई। पुनः मैं एक बार उन चीज़ों को गिना देता हूँ जिनका हमें ख़ास तौर से विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कि अधिसूचना भेजते समय ये तय होना चाहिए, ये लिखना चाहिए उसमें कि भारत के गज़ट के कौन से भाग में वो प्रकाशित होगी। उसके बाद अधिसूचना हमेशा अन्य पुरुष में लिखी जानी चाहिए, और इसमें उसकी संख्या, मंत्रालय तथा विभाग का नाम होना चाहिए, प्रेषक के हस्ताक्षर होने चाहिए, और उसके पदनाम का उल्लेख रहना चाहिए। लेकिन इसमें शीर्षक के अंतर्गत प्रेषक और प्राप्ता का उल्लेख नहीं किया जाता है, और इस पे हस्ताक्षर संयुक्त सचिव स्तर के व्यक्ति के होंगे, और अधिसूचना में किसी प्रकार की काट छाँट या जो लिखा हुआ उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि हस्ताक्षर में भी कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। और इसका जो मसौदा तैयार किया जाता है उसकी पहली प्रति, जो टाइप की हुई पहली प्रति है, उसे ही भेजना होता है। उसकी कार्बन कॉपी, उसकी फ़ोटो कॉपी या किसी प्रकार की और कॉपी नहीं भेजनी चाहिए, और हमेशा ये किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर से ही जाना चाहिए।
और किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर इसमें नहीं होने चाहिए और हस्ताक्षर हमेशा स्याही से ही किए जाने चाहिए, उसमें कोई डिजिटल सिग्नेचर जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और प्रकाशन के लिए भेजे जाने वाली अधिसूचनाओं में इस बारे में साफ साफ आदेश होना चाहिए कि उन्हें राजपत्र के कौन से भाग के कौन से खंड में और कब प्रकाशित किया जाना। तो ये चीज़ें हमें अधिसूचना लिखते हुए ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अगला पत्र का रूप हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।